तो अब गाड़ी नहीं मिल रहा था, तो गाड़ी अपना रखो, साइकिल, और सवेरे सवेरे साइकिल चलाते हुए मस्त 3-4 किलोमीटर, घर हो तभी, एक ही बार नहीं कि 30 किलोमीटर घर है और साइकिल से संघर्ष करने लगा तो रास्ते में रह जाओ वोट फेंको। तो कल इसके बारे में समझ लिए थे। अब इसमें से कुछ ये सब लाइंस को लिखना है, ठीक है। लैटिट्यूड पढ़ रहे थे हम अक्षांश रेखा के बारे में। पीछे क्लास में कल डिस्कस हुआ था कि पृथ्वी के सरफेस के ऊपर पूरब से पश्चिम दिशा में, आगे उत्तर से दक्षिण पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा, अभी वो आगे आएगा। पूरब से पश्चिम दिशा में एक लाइन खींचा गया है पृथ्वी के केंद्र से, और इक्वेटर को आधार मानते हुए अलग अलग उसका कोणीय दूरी है। तो सबसे पहले ये 0 डिग्री पे है, फिर 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक खींचा गया है, 90 तक। तो इसको बोलते हैं हम अक्षांश रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा में कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है, जिसमें से सबसे पहला एक बात किए थे 0 डिग्री विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। ये इक्वेटर की सबसे खास बात है कि ये मात्र ऐसी लैटिट्यूड लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, एक गोला ले लीजिए तो बीच से काट दीजिए, तो आधा ऊपर और आधा नीचे, तो 2 बराबर भागों में बांटेगा। उत्तरी भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी भाग को सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है। ध्यान रखिएगा, आगे बहुत टाइम ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आएगा, तो बीच में यही मत भूल जाना। नेक्स्ट ये एक समझे थे कि अक्षांश रेखा और अक्षांश कितने होते हैं, मतलब इसको 0 से ड्रॉ करेंगे तो 90 ऊपर और 90 नीचे, तो 181 अक्षांश है, लेकिन दोनों पोल पे सिर्फ बिंदु है, वहाँ पे कोई लाइन नहीं है, इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। बहुत 2-3 इधर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडल लाइन हम देखे थे, जिसमें से एक तो सबसे पहले इक्वेटर जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसके बाद से 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। उसके बाद से एक 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, ये आपको मिलेगा। एक ऊपर मिलेगा आपको आर्टिक वृत्त, क्योंकि आर्कटिक महासागर है ऊपर नॉर्थ पोल के पास, और नीचे मिलेगा अंटार्कटिका वृत्त, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है साउथ पोल के पास या दक्षिण ध्रुव के पास, तो ये आपका अंटार्कटिका वृत्त है, ठीक है। उसके बाद से 90 डिग्री दोनों साइड में, ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल, नीचे यानी साउथ में 90 डिग्री साउथ पोल, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर इधर से कल बताए थे कि ये सूर्य का लाइट इधर से पड़ता है, तो सूर्य का प्रकाश ये बीचों बीच पड़ेगा लंबवत, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा, तो इसको बोलेंगे हम ट्रॉपिकल जोन या इसको बोलेंगे उष्णकटिबंध। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पूरा तिरछा पड़ेगा, इस वाले बेल्ट में सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत तिरछा या 9 के बराबर पड़ेगा, तो यहाँ पे पूरा ठंडी का माहौल रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, फ्रीजिंग जोन इसको बोलते हैं। इस वाले रीजन में बीच बीच में रहेगा, इधर से टेम्परेचर जाएगा तो गर्मी का माहौल, उधर से आएगा तो ठंडी का माहौल, तो दोनों बीच बीच में रहेगा। तो ये सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन बीच बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो इसको टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है, या इसी को शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। आगे इसके बारे में भी लिखेंगे, तो ये सब समझ लिए थे। अब इसको बारी बारी से लिखेंगे, इक्वेटर की कुछ क्या विशेषताएं हैं, 3-4 पॉइंट, कर्क रेखा के बारे में 2-3 पॉइंट, कि आगे काम आए तो वहाँ पे आपके पास उसकी जानकारी हो। तो हेडिंग आप लगा दिए हैं किसके बारे में, भूमध्य रेखा के बारे में, डैश तक लिखिए भूमध्य रेखा, डैश तक लिखिए भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर, भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य, फास्ट लिखो थोड़ा, भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य, दक्षिणी ध्रुव के मध्य मध्य कमा दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित, कमा देकर दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित, दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित, टाइम साया करो, समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, एक काल्पनिक रेखा है जो
पृथ्वी को दो बराबर भागों में, पृथ्वी को दो बराबर भागों में ब्रैकेट में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दो बराबर भागों में ब्रैकेट में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती हैं, में विभाजित करती हैं, में विभाजित करती हैं, पूर्ण विराम उसी में ऐड करिए। इन्हें 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण विराम। बोर्ड पर देखो, जो बात पीछे भी समझा दिया गया है कि पृथ्वी के बीचों बीच, पहली बात, पूरब से पश्चिम दोनों ध्रुवों से एकदम सिमिलर डिस्टेंस पे, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। तो इक्वेटर जो उस यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा यहाँ से। ये एक इमेजिनरी लाइन या काल्पनिक रेखा ड्रॉ किया गया है, मतलब ड्रॉ खींचा नहीं गया है, माना गया है कि ये 0 डिग्री है। ठीक है, दोनों से साइड से, मतलब दोनों का डिस्टेंस ये क्या है, एक समान है, पहली बात। दूसरी बात, इसी को 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या करता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। ऊपरी भाग को यानी नॉर्थ वाले पार्ट को, नॉर्थ साउथ ईस्ट तो पता होगा ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये उत्तरी भाग को, ये वाला जो पार्ट है इसको आधा आधा, मतलब उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला भाग है जिसको आधा, इसको दक्षिणी गोलार्ध। कुछ इस प्रकार से ये आपका आधा हो गया, फिर ये आपका आधा हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसको क्या करता है, बांट देता है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट अगले पॉइंट लिखिए। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर लंबवत पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है, वर्ष भर लंबवत पड़ती है, जिससे वर्ष भर लंबवत पड़ती है, जिससे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है, जिससे भूमध्य रेखा पर, जिससे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यातप या सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति होती है, अत्यधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है, अत्यधिक सूर्यातप या प्रकाश की प्राप्ति होती है, टेम्परेचर प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप यहाँ मतलब इक्वेटर पे, परिणाम स्वरूप यहाँ तापमान सदैव, सदैव मतलब हमेशा, यहाँ पे तापमान सदैव उच्च रहेगा कि निम्न? उच्च लिखिए, सदैव उच्च बना रहता है, सदैव उच्च बना रहता है। ये नहीं लिखवाएं कि सबसे ज्यादा रहता है, उच्च बना रहता है, आगे लॉजिक इसको बताते हैं अभी। उच्च बना रहता है, पूर्ण विराम। इसी कारण यहां वार्षिक एवं दैनिक तापांतर, इसी कारण यहां वार्षिक, इसी कारण यहां वार्षिक एवं दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर सबसे कम होता है। वार्षिक एवं दैनिक तापांतर सबसे कम होता है, सबसे कम होता है।
पूर्ण विराम। बोर्ड पर देखो, तापांतर का मतलब पीछे प्लानेट जब बता रहे थे तभी बताए थे कि अगर दैनिक तापांतर निकालना है एक दिन का, जैसे आज तारीख कौन सा है 28 अगस्त, तो 28 अगस्त का तापांतर निकालना है तो हम ये मेजर करेंगे कि आज का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है और आज का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, फिर दोनों का अंतर कर देंगे तो हमारा तापांतर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आज का हाईएस्ट तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है और लोएस्ट तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर दोनों के बीच जो अंतर होगा 14 डिग्री सेल्सियस, ये आज का तापांतर होगा। बात समझ में आ गया? तो वैसे ही अगर इक्वेटर पे जाएं, इक्वेटर पे तो सूर्य का प्रकाश हमेशा लंबवत पड़ता है और एक टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा मेंटेन रहता है, इसलिए यहाँ पे तापांतर मतलब दिन के समय भी तापमान अगर मान लो कि 36-37 डिग्री है तो शाम को रात के समय भी यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 30-32 डिग्री 31 डिग्री 28 डिग्री इसके आसपास रहेगा, इसलिए यहाँ पे तापांतर 2 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री ऐसे ही हमेशा देखने को मिलता है। अब चूंकि ये तो हो गया दैनिक, तो शीत ऋतु, अब शीत ऋतु यहाँ पे देखने को ही नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश हमेशा पूरे 365 दिन लगभग लंबवत पड़ता है, इसलिए यहाँ पे शीत ऋतु का अभाव है, मतलब ठंडी का मौसम का अभाव है। इसलिए ठंडी के दिनों में भी यहाँ पे तापमान, जैसे अपने यहाँ ठंडी हो या फिर साउथ गोलार्ध में ठंडी हो, तो ठंडी के दिनों में भी यहाँ पे लगातार टेम्परेचर बना रहता है, इसलिए यहाँ पे शीत ऋतु का भी क्या है, अभाव। तो एक फैक्ट को इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष, भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष दिन और रात की अवधि बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये अभी यहीं पे होल्ड करेंगे, ठीक है। आगे समझेंगे हम कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे पहुंचता है, तो ये देखो इधर, ये आपका अर्थ है, जब सनलाइट पड़ता है, सनलाइट तो पृथ्वी का आधा भाग गोला है ना, तो इधर से लाइट आप जब जलाएंगे तो इसका आधे भाग पे ही ना लाइट पड़ेगा, आधा भाग क्या होगा, अंधेरा। बात समझ में आ रहा है? तो ये है यहाँ पे, तो अब उसी के सूर्य के लाइट पड़ने के हिसाब से अलग अलग लैटिट्यूड पे, अलग अलग अक्षांश रेखा पर दिन और रात की लंबाई भी अलग अलग होती है। एक तो पृथ्वी का अपना रेवोल्यूशन भी है और साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश और पृथ्वी का अपने घूर्णन गति भी है। तो आगे जब घूर्णन गति और परिक्रमण गति, जैसे अपने आप देखते हैं कि अब धीरे धीरे ठंडी में आप जाएंगे तो रात ज़्यादा लंबी होने लगती है और दिन छोटा होने लगता है, जबकि गर्मी के दिनों में दिन लंबा होने लगता है और रात छोटा होने लगता है। तो अब जो रोटेशन और रिवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका लॉजिक समझ में आएगा। फिलहाल इतना लिखिए कि इक्वेटर पे हमेशा 365 दिन और रात की लंबाई लगभग क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट लिखिए, भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार, भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार ब्रैकेट में 21 मार्च और 23 सितंबर, वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर ब्रैकेट बंद, सूर्य लंबवत चमकता है, सूर्य लंबवत चमकता है, सूर्य लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। बोर्ड पर देखो इधर, सूर्य लंबवत चमकता है। बोर्ड पे ये देखो, अभी फिगर एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए कि इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा बोल रहे हैं, तो बोर्ड पे इधर देखो, तो ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर। अब कल बताए थे कि ये 23.5 है और ऊपर 23.5 है। सूर्य का लाइट जब पृथ्वी पे पड़ता है, सूर्य का लाइट जब इधर से पृथ्वी पे पड़ेगा तो लंबवत मतलब समझ रहे हैं, डायरेक्ट वहां पे लाइट जा रहा है। तिरछा मतलब कि उसका प्रकाश वहां पे पहुंच रहा है। हेलो, बात समझ में आ रहा है? मतलब लाइट यहाँ पे पड़े तो मान लीजिए कि जहाँ पे लाइट का एकदम मेन फोकस, तो उसको बोलेंगे कि यहाँ पे लंबवत है। बात समझ में आ गया? और अगल बगल भी प्रकाश रहेगा लेकिन उसका छाया या प्रकाश उसका पहुंचेगा, डायरेक्ट वो लाइट नहीं पहुंच रहा है। तो 4 लाइन आगे हम पढ़ेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर, जिसमें सभी इक्वेटर पढ़ रहे हैं। तो इक्वेटर पर वर्ष में 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य का प्रकाश एकदम पूरा लंबवत पड़ता है, और जिस दिन सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पर एकदम करेक्ट लंबवत पड़ता है उस दिन पूरे पृथ्वी पर किसी भी लैटिट्यूड पर जाएंगे तो दिन और रात की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है।
चाहे आप कर्क रेखा पे चाहे पोल पे जाएं, चाहे इस पोल पे जाएं, चाहे किसी भी आप लैटिट्यूड पे चले जाएं, वहां पे हमेशा उसकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। कब? जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा कहां पे, इक्वेटर पे। ठीक है, तो ये 2 दिन ऐसी घटना घटी। तो अभी आगे 23 सितंबर आएगा, 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कहां पे, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे पड़ने की वजह से पूरे धरती पर, पूरे पृथ्वी पर किसी भी कोने में आप चले जाइए, दिन और रात की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अब घड़ी बैठ कर देखने मत बैठ जाना कि सर सुबह को बजे हुआ, शाम को बजे हुआ, फिर सुबह को बजे हुआ। ठीक है, मतलब बराबर होता है लगभग लगभग। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट पॉइंट, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान निम्न होता है, मतलब सबसे कम, न्यूनतम होता है, लेकिन न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुव मतलब 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ध्रुवों की ओर जाने पर यह मान क्रमशः बढ़ता जाता है। ध्रुवों की ओर जाने पर यह मान क्रमशः बढ़ते जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाता है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो जितना नजदीक रहेगा उतना ही ज्यादा उसको भी गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा। बोलो ना जी इसको। मान लो कि ये पृथ्वी यहाँ पे नजदीक है तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा पृथ्वी का, और इससे थोड़ा और ऊपर चल जाए गुरुत्वाकर्षण बल और कम, और ऊपर चल जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल और कम। यानी जैसे जैसे पृथ्वी से ये हाइट बढ़ता जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल बढ़, तो वैसे ही पृथ्वी के केंद्र से, ये देखो ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र, तो पृथ्वी के केंद्र से ये वाला पार्ट है, ये सबसे दूरी पे है क्योंकि ये बीच में उभरा हुआ है ना, लेकिन पृथ्वी ऊपर से चपटी हुई है तो ये वाला पार्ट पृथ्वी का नजदीक है, यहाँ पे अलग दिख रहा है, उसको बन रहा है। इक्वेटर के पास चूंकि पृथ्वी उभरी हुई है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, इसलिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम है। ये पृथ्वी चपटी हुई है ऊपर से, ये वाला केंद्र से नजदीक है, इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ते जाता है, और सबसे ज्यादा ये मिलेगा कहाँ पे, पोल पे, सबसे कम कहाँ मिलेगा, इक्वेटर पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे 1-2 पॉइंट और लिखिए। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा उत्तरी, भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या दक्षिणी अमेरिका, भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका, कमा अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, कमा अफ्रीका, कमा एशिया से गुजरता है, एशिया से गुजरता है, एशिया से गुजरता है। बोर्ड पर देखो, आगे बोले थे मैप पे वो खरीद लेना है, खरीद लिए। विश्व का एक पॉलिटिकल मानचित्र आपको खरीदना है, मैप। मानचित्र 2 प्रकार का होता है, फिजिकल और पॉलिटिकल। फिजिकल मानचित्र में केवल नदी, पहाड़, पठार ये सब दिया होगा, बाउंड्री कंट्री का नहीं ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब पॉलिटिकल आप मैप लेंगे तो उसमें पूरा कंट्री का बाउंड्री ड्रॉ किया गया होगा, ठीक है, कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये मालदीव है, ये चाइना है, ये भूटान है, ये अमेरिका है, ये कनाडा है। तो आपको कौन सा मैप लेना है, पॉलिटिकल मानचित्र, जिसमें वो पूरा आपका कंट्री का लोकेशन आपको दिखे, ठीक है। ये जब भूगोल शुरू हुआ था उसी दिन बोले थे कि इसको लेकर अपने स्टडी टेबल के आसपास लगा लेना है, बोलो ना जी इसको। तभी तो आगे उसमें एक्सरसाइज उसमें देखेंगे आप, तो पता चलेगा कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है। भूगोल खत्म होते होते एकदम दिमाग में लगभग जितने इंपॉर्टेंट कंट्री है वो पता हो जाना चाहिए। हालांकि उसके लिए मैपिंग अलग से क्लास चलेगा, तो मैपिंग जब खत्म हो तो एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। कि कोई बोले कि ब्राजील कहाँ है तो एकदम मैप पे बायां हाथ आंख बंद करके रखे तो हाथ जाके ब्राजील पे जाए, बोलो ना जी इसको। तो इतना बड़े बड़े जो कंट्री हैं, सारे कंट्री को तो नहीं, लेकिन 20-25 जो दुनिया में बड़े बड़े कंट्री हैं जहाँ से भारत सरकार का अपना ठीक ठाक सब कुछ व्यवस्था है, उस कंट्री को तो कम से कम याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी पहला ये आपका इक्वेटर है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कौन कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरता है, तो ये आपका मिलेगा सबसे पहले ये साउथ अमेरिका। तो
साउथ अमेरिका से पास करता है, इधर जाएंगे तो ये अफ्रीका के बीचों बीच से पास करता है, फिर इधर जाएंगे तो ये एशिया महाद्वीप, कहीं ये सब आइलैंड है एशिया महाद्वीप का, तो एशिया महाद्वीप से भी पास करता है। तो पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट है, इन 7 कॉन्टिनेंट में से 3 कॉन्टिनेंट से ये क्या करता है, पास करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। महासागर की बात करें तो पैसिफिक ओशन से पास करता है, अटलांटिक ओशन से पास करता है, हिंद महासागर से पास करता है, फिर ये पैसिफिक का ही पार्ट है, मतलब प्रशांत महासागर। कोई दिक्कत। अब घर पे जाके 3-4 लाइन वहाँ पे छुड़वा रहे हैं, ठीक है। घर पे जाके और मैप देख के इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्री है ये ढूंढ ढूंढ के आपको पॉलिटिकल मैप से लिखना है कि इक्वेटर पे कितने कंट्री हैं, और वो सब कंट्री का नाम लिख के कल वहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, कल उसको लिखना है। आगे लिखिए, 3-4 लाइन छोड़कर अगला हेडिंग डालिए। बोर्ड पे एक बार इधर देखो, बोर्ड पे। अच्छा, अभी पता है कि ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी जिसमें ये 0 डिग्री है। कोई दिक्कत किसी को? 0 डिग्री है। अब इधर से सनलाइट पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ेगा सनलाइट, तो अभी बोले कि सूर्य का प्रकाश लंबवत हमेशा 365 दिन इक्वेटर पे पड़ता है, तो तापमान यहाँ पे हमेशा उच्च बना रहता है, परंतु पूरे पृथ्वी पे सर्वाधिक तापमान 0 डिग्री पे नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे पृथ्वी पे सर्वाधिक तापमान अगर एग्जैक्ट पूछे तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आता है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है। और एग्जैक्ट तो फिर 23.5 भी किसी किसी एग्जाम में दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है जहां पे सूर्य का तापमान सर्वाधिक होता है। रीजन, कारण समझिए, ये 0 डिग्री है, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, गर्मी के दिनों में आप देखते हो कि जब बहुत ज्यादा तेज गर्मी होता है तो फिर शाम को बारिश आता है तो मौसम में थोड़ा सा ठंडापन आ जाता है। बोलो ना जी, उसने आवाज किए होंगे ऐसे, मतलब जैसे ही बारिश होता है टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होता है, डाउन हो जाता है। 40-42 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहा, शाम को बारिश हो गया, कई बार 20-22 डिग्री पे चला आएगा। बात ऐसा क्लियर है? तो वैसे ही इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर पे सूर्य का प्रकाश हमेशा लंबवत तो चमकता है, लेकिन यहाँ पे डेली बेसिस पर रेनफॉल भी होता है। आगे पढ़ेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जितने सारे वाटर बॉडी है वहां से जलवाष्प सब ऊपर जाता है, जलवाष्प जाके बादल बनता है और डेली बेसिस पे यहाँ पे बारिश होता है। बाउंसर गया, ठीक है। तो संवहनीय वर्षा, सुबह तेज धूप निकलेगा 9, 10, 11 बजे, वाष्पीकरण होकर सब वाष्प जलवाष्प ऊपर जाएगा, वाटर ड्रॉप में बदलेगा, 2-3 बजे एकदम मस्त बारिश होगा 2-3 घंटा, उसके बाद से फिर 3-4 बजे मौसम क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे भी सेम प्रोसेस है। तो लगभग डेली बेसिस पर यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है, जिसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसलिए हमेशा उच्च तापमान बना रहता है, लेकिन सर्वाधिक तापमान इक्वेटर पे नहीं है। सर्वाधिक तापमान आपको नॉर्थ लैटिट्यूड 20 डिग्री का आसपास। अब आप बोल रहे हैं तो फिर साउथ पर सर क्यों नहीं 20 डिग्री? साउथ पे, साउथ भी तो आ सकता है, लेकिन नहीं नॉर्थ पे, क्योंकि यहाँ पे लैंड एरिया नॉर्थ गोलार्ध में ज्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में। साउथ दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो यहाँ पे पानी ज्यादा है, पानी। ये देखो, ये आपका 0 डिग्री अभी बनाए थे, 0 डिग्री ये वाला। तो अब 0 डिग्री के इधर जाओ, ये प्रशांत अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग, ये प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग, ये इंडियन ओशियन का दक्षिणी भाग, यहाँ पे जाओ फिर प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग। तो यहाँ पे थोड़ा सा समुद्री इलाका ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर को थोड़ा सा लो कर दिया जाता है, अदरवाइज। और यहाँ पे जाओ तो पूरा लैंड एरिया है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है? 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास। यहाँ पे उच्च बना रहता है, लेकिन हाईएस्ट टेम्परेचर ये नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी? आगे लिखेंगे इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कर्क रेखा। अगला हेडिंग, कर्क रेखा या कर्क बेल्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, कर्क रेखा। डैश से लिखिए। बोर्ड पे 1 मिनट पहले देखो। कर्क, कर्क रेखा, मकर रेखा सब तो पहले बता दिए ना कि ये 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश है, इसी को कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसी को मकर रेखा, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। लिखिए, कर्क रेखा में एक लाइन लिख दीजिए। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, या ऐसे लिखो, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को
उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कहा जाता है। बोर्ड पे इधर देखो, बोर्ड पे पीछे क्लास में ये बताए थे, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ठीक है। 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। उत्तर में है तो क्या है? उत्तरी गोलार्ध है ना, नॉर्थ है तो ये, ठीक है। उसके बाद से दक्षिण में है तो क्या है? दक्षिणी हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर जितनी अक्षांश रेखाएं इनको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। और दक्षिण में जितनी अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं हम क्या? दक्षिणी अक्षांश रेखा। बोलो ना जी उसने। अब इसी में से 2 लाइन है, एक यहाँ पे 23.5 डिग्री, 23.5 कैसे मेजर होता है आगे बताते हैं अभी। ये 23.5 उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो ये कौन सा होगा? नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश रेखा। बोलो ना जी उसने। ये 23.5 डिग्री यहाँ पे होगा तो ये साउथ लैटिट्यूड, दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो हम कर्क रेखा किसको? उत्तरी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसी को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखा। कोई दिक्कत पर्सन? अब घर पे आपकी जिम्मेदारी है 5-6 लाइन अब आगे छोड़ना है। ये वाला मैप से देखकर 2 काम करना है। एक तो पहले ये कर्क रेखा कौन कौन से सागर और महासागर से गुजरता है ये लिखना है। महासागर आप ढूंढिएगा, सागर तो अभी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ मिलेगा? ये कौन सा डिग्री है? 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कर्क रेखा ऊपर के नीचे? ऊपर, तो ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है भारत। ये मान लीजिए कि कर्क रेखा है, कोई दिक्कत परेशानी? तो ये 23.5 पे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर का अरेबियन सी, उसके बाद से इधर जाएंगे तो प्रशांत महासागर, ये आपको मिलेगा। ये एक लिख लेना है। कौन कौन कॉन्टिनेंट से पास करता है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, एशिया ही है, कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट अगला, कौन कौन सा कंट्री है यहाँ पे? कंट्री, देश कौन कौन सा है, ठीक है। ये मैप से देख के और ढूंढ ढूंढ के लिखना है। गलती किया गूगल मारने का तो फिर काउंटर क्वेश्चन कल मिलेगा तो फिर हो जाएंगे धाराशायी, ठीक है। इन्हें जो चैट जीपीटी के बाद डाले कर्क रेखा पर अवस्थित देश, तो दे ही देगा अवस्थित देश, ठीक है। तो ऐसा गलती भुला के नहीं करना है। पहले को मैप खरीदना है, पॉलिटिकल मैप। जो नहीं खरीदा होगा जाके पंडित जी की दुकान बगल में है, आज ही खरीद लेगा, ठीक है। और उसके बाद से ये नज़रों से देख देख कर तब कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। क्योंकि वैसे देखेंगे तो अगल बगल का भी तो लोकेशन आपको दिखेगा ना, तो अगल बगल के सारी कंट्री का भी नाम दिमाग में जाएगा तो आगे मैपिंग को समझने में और इजी रहेगा, ठीक है। तो 2 काम हो गया, एक इक्वेटर वाला ढूंढना है और दूसरा कर्क वाला ढूंढना है, कोई दिक्कत परेशान? नेक्स्ट 4-5 लाइन छोड़ के नीचे लिखिए मकर रेखा। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहां पे लिखा हुआ है, मकर रेखा। मकर रेखा डैश तक लिखिए। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, दक्षिणी अक्षांश को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है या मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये 23.5 आपका साउथ वाला ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? मकर रेखा। 4-5 लाइन छोड़ दीजिए। घर पे अब जाके मकर रेखा से कौन कौन से महासागर से ये पास करता है, कौन कौन कॉन्टिनेंट से पास करता है और कौन कौन देश से पास करता है, ये कल लिख के लाना है। 4-5 लाइन छोड़ के आगे लिखिए। आगे आर्कटिक ब्रीथ, अब ये लिख रहे हैं, ये आर्कटिक ब्रीथ 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, आर्कटिक ब्रीथ। जिसका कल लैटिट्यूड वाला क्लास छूटा हुआ है वो डाला गया है वीडियो,
जाके 35 मिनट का वीडियो है, बढ़िया से देख लेना है, और विस्तार से लैटिट्यूड सारा बताया गया है उसमें। लिखिए आर्कटिक ब्रीथ। डैश तक लिखिए। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, इसको चलाओगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक ब्रीथ कहा जाता है। आर्कटिक ब्रीथ कहते हैं या कहा जाता है। सेम 4-5 लाइन छोड़ के लिखिए। घर पे क्या कर रहे हैं, आर्कटिक ब्रीथ कौन कौन से महासागर से गुजरता है, आर्कटिक ब्रीथ कौन कौन महाद्वीप से, और आर्कटिक ब्रीथ कौन कौन देश से। ठीक है, ये आपका दिख रहा है, और ये आर्कटिक ब्रीथ है 66.5। तो इसको ढूंढ ढूंढ के लिख कर कल कॉपी पे नीचे लिख के लाना है। नेक्स्ट आगे अंटार्कटिका ब्रीथ। नेक्स्ट लिखिए अंटार्कटिका ब्रीथ या अंटार्कटिक ब्रीथ, यहाँ पे है अंटार्कटिक ब्रीथ या अंटार्कटिका ब्रीथ। ऊपर वाला ही परिभाषा लगा दीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक ब्रीथ कहते हैं। अंटार्कटिक ब्रीथ कहते हैं। अंटार्कटिक ब्रीथ कहते हैं। एक सेकेंड लिख दिए। ऊपर अब मैप देखकर, जो एक कल मैप बनाए थे जो अभी बार बार दिखा रहे, वो मैप देखकर चारों मिलाओ। कर्क रेखा, इक्वेटर, वो सब वही है कि नहीं, एक बार मिलाइए। बोर्ड पर देखो इधर, ये देखो, ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मानचित्र है। यही आपको पॉलिटिकल वाला लेना है, हिंदी वाला लीजिएगा, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला होगा तो अपना देख लेना। ठीक है, तो ये सब देश का लाइन यहाँ, मतलब सब देश का नाम यहाँ पे खिंचा हुआ है, और लाइन भी, उसका बाउंड्री भी ड्रॉ किया गया है, और उस देश का नाम भी लिखा हुआ है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो आप खरीदिएगा, उसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सब दिख रहा है। तब इसी में से आपको ढूंढ ढूंढ कर, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आपका आर्कटिक ब्रीथ है, और ये अंटार्कटिका सर्किल है। ठीक है, तो इसको आपको ढूंढ ढूंढ के आपको लिख कर, और कल कॉपी में जहाँ पे जगह जितना छोड़े हैं सब पहले मैप खरीद के, फिर देख देख के यहाँ से देखना शुरू करेंगे। जैसे इक्वेटर लिखना हो तो मैक्सिको है, फिर इधर ये लाइन जा रहा है क्यूबा है, फिर इधर ये, सॉरी हाँ, यहाँ पे मैक्सिको है, क्यूबा है, फिर इधर जाएंगे तो यहाँ पे आगे जाएंगे तो माली है, नाइजर है, चाड है, सूडान है, ऐसे एक एक नाम देख देख के। ठीक है, कल कॉपी में लिख के लाना है, कोई दिक्कत परेशानी? नो दिक्कत परेशानी। आगे लिखिए हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। अगला हेडिंग डालिए, अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। नाम सुने हैं?
हाँ, अश्व अक्षांश का नाम सुने हो? नहीं, बोर्ड पे देखो, हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते? कर्क रेखा मकर रेखा समझ गए। आगे पढ़ेंगे हम एटमॉस वायुमंडलीय दाब के बारे में, ठीक है। और जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे ये टॉपिक चर्चा में आएगा। ये 0 डिग्री है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे 30 से 35 डिग्री के बीच हाई प्रेशर होता है। नॉर्थ साउथ में भी 30 से 35 के बीच हाई प्रेशर होता है। फिर यहाँ पे जाएंगे तो लो प्रेशर होता है, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, वैसे यहाँ पे लो प्रेशर होता है, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ये आगे पढ़ेंगे। इसके पीछे टेम्परेचर और पृथ्वी का घूर्णन जिम्मेदार है, क्लाइमेटोलॉजी में ये डिटेल में आएगा, ठीक है। ये वाला बेल्ट स्पेशली 30 से 35 डिग्री के बीच, 30 से 35 डिग्री के बीच नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ये 30 से 35 डिग्री के बीच। बोर्ड पे देखो, यहाँ पे रहता है हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब। उच्च वायु दाब मतलब कि वो जहाँ पे कहीं पे हाई प्रेशर होगा, ये मतलब समझ लीजिए कि ये शांत इलाका है। क्योंकि जब भी विंड चलता है, किसी क्षेत्र में लो प्रेशर बन जाए और किसी क्षेत्र में हाई प्रेशर बन जाए, ठीक है, तो फिर विंड जो चलता है वो हाई प्रेशर से किधर चलता है? लो प्रेशर के। कोई दिक्कत परेशान? लेकिन किसी क्षेत्र में हमेशा, मान लो कि ये कुछ बेल्ट है, इसमें हमेशा हाई प्रेशर ही बना हुआ है, इसमें कोई लो प्रेशर की जैसी कंडीशन ही नहीं बन रहा है, तो इसमें कोई विंड चलेगा? कोई विंड ही नहीं चलेगा। तो वैसे ही ये 30 से 35 के बीच होता है, ये 30 से 35 के बीच हमेशा हाई प्रेशर बना रहता है। यहाँ पे कोई भी तिरछा कोई विंड हवा नहीं चलता है। इसलिए शुरुआत में जब नाविक मतलब नाव से जो इधर उधर पशुओं का खरीद बिक्री करते, तो स्पेशली घोड़े को लाकर जब एशिया कॉन्टिनेंट यहाँ से ले जाते थे, यहाँ पे कुछ जानवरों को लाते थे, तो इस 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच जैसे पहुंचे तो कोई विंड है ही नहीं, तो उनके नाव को कोई हेल्प ही नहीं मिलता था कि नाव उसको धक्का देकर नाव धारा पड़े हैं, धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, तो हवा के हिसाब से तो आते थे, लेकिन जैसे इस बेल्ट में आते थे तो उनकी नाव धीमा हो जाता था, स्लो हो जाता था। क्योंकि क्योंकि हवा, वहां पे हवा का प्रवाह है ही नहीं और ये पूरा शांत इलाका है। इसलिए नाविक क्या करते थे, 2-4 घोड़े निकालकर नदी में फेंक देते थे महासागर में, क्योंकि नाव हल्का हो जाए और नाव गंतव्य स्थान पे पहुंच सके। इसलिए इस लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश कहा जाता है। बाकी और कोई विशेष लॉजिक नहीं। ऊपर से निकल गया, लिखो जल्दी। 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, दोनों में है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित कटिबंध को या पेटियों को, स्थित कटिबंध को अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व अक्षांश कहा जाता है। स्थित कटिबंध को या जोन या पेटी कटिबंध को अश्व अक्षांश कहा जाता है। पूर्ण विराम। पिछला अब कहां से हम याद करें? 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच के कटिबंध को अश्व अक्षांश कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार एग्जामिनेशन में। लिख दिए? बोलो ना जी। तभी तक जितनी बातें पढ़ रहे थे वो सब पढ़ रहे थे हम लैटिट्यूड के बारे में। पृथ्वी पर 2 इमेजिनरी लाइन है, 2। एक खींची गई है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये जितने सारे पूरब से पश्चिम खींचा गया है उसी को बोलते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा। कोई दिक्कत परेशानी? लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा। अब हम पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, अक्षांश रेखा के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गया आपको। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा क्या होता है, वहां की क्या कुछ विशेषता है, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, आर्कटिक वृत्त क्या होता है, अंटार्कटिका वृत्त क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये सारा, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, ये सारा बात समझ गए। ठीक है, इसी के बिहाफ पे 3 चीज और समझ गए कि उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है और फिर शीत कटिबंध क्या होता है। तो पहले तीनों को लिख लेंगे, इन तीनों को, उष्ण कटिबंध और इसके बारे में, उसके बाद से पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला हेडिंग डालिए उष्ण कटिबंध। ट्रेड विंड के चैप्टर में आएगा। इस बेल्ट में फ्लो करता है ट्रेड विंड।
स्थायी पवन का ही एक पार्ट है, वो क्लाइमेटोलॉजी में आएगा। हेडिंग डालिए क्या, उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन बोर्ड पे देखो, डेफिनेशन तो आप भी लिख सकते हैं। क्या बताए कि 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर हमेशा साल के 365 दिन इसी बीच में सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, नहीं सिर के ऊपर पड़ता है। बोलो ना जी, उसमें सिर के ऊपर पड़ता है, नहीं लंबवत पड़ता है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। अब चूंकि सूर्य का प्रकाश इस पूरे रेंज में सालों भर लंबवत पड़ते रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में हमेशा गर्मी का माहौल रहता है, हमेशा गर्मी रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन। डैश देख लिखिए। कर्क रेखा एवं मकर रेखाओं के बीच, फास्ट लिखिए थोड़ा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर, सभी अक्षांशों पर, सभी अक्षांशों पर, सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष भर, सूर्य वर्ष भर, वर्ष भर एक बार, वर्ष भर एक बार लंबवत पड़ता है, वर्ष भर एक बार लंबवत पड़ता है, या सिर के ऊपर ठीक ऊपर पड़ता है, लंबवत पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र में, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद, किसी भी अक्षांश पर, किसी भी अक्षांश पर, किसी भी अक्षांश पर किसी भी अक्षांश पर सूर्य का प्रकाश लंबवत नहीं पड़ता है, किसी भी अक्षांश पर सूर्य का प्रकाश लंबवत नहीं पड़ता है। लंबवत नहीं पड़ता है, पूर्ण विराम, उसी में लिखिए ध्रुव की ओर, ध्रुव की तरफ, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, एन लिखिए, नॉर्थ, तथा दक्षिणी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 से 66.5 साउथ, साउथ या दक्षिण के बीच वाले क्षेत्रों में तापमान मध्यम रहता है, के बीच वाले क्षेत्रों में तापमान मध्यम रहता है,
तापमान मध्यम रहता है। मध्यम रहता है मध्य, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। कहा जाता है, पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, 66.5 से 90 नॉर्थ, तथा दक्षिणी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 से 90 डिग्री साउथ, साउथ के बीच, के बीच सूर्य की किरणें अत्यधिक क्षैतिज पड़ती हैं। सूर्य की किरणें अत्यधिक क्षैतिज, मतलब बहुत तिरछा, अत्यधिक क्षैतिज पड़ती हैं, अत्यधिक क्षैतिज पड़ती हैं, क्षैतिज पड़ती है। अतः यह क्षेत्र ठंडा रहता है, अतः यह क्षेत्र ठंडा रहता है, यह क्षेत्र ठंडा रहता है। इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध कहा जाता है। पूर्ण विराम, शीत कटिबंध कहा जाता है। कहा जाता है। बोर्ड पर देखो। हेलो, बात नहीं करो भाई। बोर्ड पे देखो, 2-3 बातें समझो पहले। अब बनाए, मान लो कि ये, अच्छा जितना लिखा है उतना बात समझ में आ गया? बोलो ना जैसे। कोई एक यहाँ पे ये मान लो कि सूर्य है, सूर्य, ये पृथ्वी है, पृथ्वी। मान लो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति एकदम सामने है तो सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा। कोई व्यक्ति एकदम वहाँ पे है, सूर्य का प्रकाश और तिरछा पड़ेगा। और पूरे सोलर सिस्टम के अंतर्गत टेम्परेचर या फिर लाइट का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। अब सूर्य के प्रकाश तिरछा पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो लंबवत होगा वहाँ पे ज़्यादा तापमान, जो और तिरछा होगा वहाँ पे और, मतलब उससे कम तापमान। जो बहुत तिरछा होगा तो सूर्य का लाइट बहुत कम पहुँच रहा है तो फिर और कम तापमान। बोलो ना जी सुनो। जहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा वो शीतोष्ण कटिबंध 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ। जहाँ पे थोड़ा कम तिरछा पड़ रहा है वहाँ पे शीतोष्ण 23.5 से 66.5 दोनों गोलार्ध में। वैसे ही फिर बहुत तिरछा पड़ रहा है 66.5 से 90 डिग्री शीत कटिबंध। कल भूला मत जाना, आते ही पहले सबसे पूछेंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? नो। नेक्स्ट, अब इसका मेजरमेंट समझना है थोड़ा बहुत, ठीक है? कि ये साढ़े हम कैसे, मतलब ये कैलकुलेट किया जाता है। बोर्ड पे देखो, 1 किलोग्राम का नाम सुने? 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। चलिए भाई, इतना पता है, 1000 ग्राम। ऐसा कोई महामानव नहीं था ना कि भी नहीं पता था। 1000 ग्राम।
मतलब इसको हमको अलग करना होगा, तो 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में, मान लो कि हमको 1.5 किलो चाहिए तो लिखेंगे 1.5 kg। बोलो ना जी उसनो, यही ना होगा। हमको 2.5 kg चाहिए तो 2.5 kg। 1 किलो 300 ग्राम चाहिए तो 1.3 kg। 1 किलो 350 ग्राम चाहिए तो 1.35 kg। यही ना लिखा जाएगा। मतलब दोनों के बीच के मेजरमेंट करना है तो ये तो समझ गए। लेकिन सोना के दुकान पे जाइए, वो ग्राम में तो हम मतलब ठीक है 10 ग्राम का एक तोला तौलेगा, लेकिन उसके भी तो नीचे जाएगा, वो मिलीग्राम पे जाता है। मिलीग्राम पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करता है, खास तौर से जब देता है तब। बोलो ना जी, क्योंकि उसका महंगा बहुत है। तो 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, 1000 तो और नीचे चला गया। और मान लो किसी को खरीदना 1 किलो 300 ग्राम और 400 मिलीग्राम, तो ऐसे कैलकुलेट होगा। हेलो, बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है। मान लो कि आप आलू खरीदने जाओ तो 1 किलो ला दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, 1 किलो ला लो। लेकिन काजू खरीदने जाओ, थोड़ा सा महंगा है तो चलो 500 ग्राम काजू आएगा। लेकिन सोना खरीदने जाओ, नहीं वो तो 10 ग्राम और उससे कम में लाना है तो मिलीग्राम। मान लो कि 100 मिलीग्राम के तुमने सोना खरीदा है, 100 मिलीग्राम का, मतलब 1 किलो चांदी खरीदा है और 500 ग्राम तांबा खरीदा है और 100 मिलीग्राम सोना खरीदा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 किलोग्राम, 500 ग्राम और 100 मिलीग्राम, ऐसे ही ना उसको लिखा जाएगा। तो वैसे ही ये लैटिट्यूड के लिए है। ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये पूरा आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? अब ऊपर जो 1 डिग्री इसके बीच का डिस्टेंस बताए थे आपको कितना है? 111 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर। अब 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर है। अब 111 किलोमीटर में मान लो कि किसी देश की बाउंड्री यहां से शुरू हो रही है, तब ऐसे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे कि 1 लिखेंगे कि 0.5 लिखेंगे? इसके बीच वाले में जाना पड़ेगा ना। किसी को 1 किलो लेना है तो ठीक है 1 किलो लेके गया, लेकिन किसी को 1.5 किलो लेना है, वो क्या करेगा? फिर मामला पेचीदा। उसके भी नीचे जाना है तो फिर और उसको अलग करना। तो वैसे ही ये डिग्री को मेजरमेंट करने के लिए, अब ये 1 से 11 किलोमीटर है, तो फिर इसको मान लो कि लिखे कि बीच बीच में है, तो आधा आधा पे है, तो इसको लिखेंगे। अच्छा, डिग्री 60 पे कैलकुलेट होता है, 60 पे कैलकुलेट होता है, तो इसको मान लो कि 1.5 हमको लिखना है, तो 1 पॉइंट मतलब 1 डिग्री और आधा करना है तो 30 मिनट, ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन समझ में आ जाएगा। 4.5 डिग्री हमको लिखना है तो 4 डिग्री और 30 मिनट। वैसे ही 23.5 लिख लें तो 23.5 मत समझना ना। 23.5 उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश लिख रहे हैं ना, तो ये 23 डिग्री और एक्यूरेट जाओ तो 30 मिनट है। कुछ कुछ किताब में 23.5 लिख दिया है, उस पर नहीं जाना है। 23 डिग्री 30 मिनट, लेकिन इसके भी अब अंदर जाना है तो फिर सेकंड में उसको करते हैं। सेकंड में 23 डिग्री 30 मिनट और फिर ये मान लो कि 15, तो ऐसे डबल डैश होगा, सेकंड में लिखते हैं। जैसे बिहार का मानचित्र आप पढ़ेंगे कि बिहार की बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है, तो वहाँ पे डिग्री मिनट सेकंड सब आएगा। आप अपने गूगल पे डालो RR मोड पे GPS पे डालोगे तो RR मोड का एग्जैक्ट डिग्री मिनट सेकंड कितना वो सब बताएगा। बोलो ना जैसे, तो ऐसे कैलकुलेट होता है। अब जैसे भारत, तो भारत बोर्ड पे देखो, ये पूरा आपका पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी ये आपका 0 डिग्री हो गया। ठीक है, भारत का लोकेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है भारत। तो पहला बात कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। सिंपल सा लॉजिक है कि इक्वेटर के आधे वाले भाग में है तो उत्तरी गोलार्ध में। अब इसकी बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है? यहाँ पे दिख रहा है बाउंड्री इसका, यहाँ से शुरू हो रही है। फिर ऊपर दिख रहा है, यहाँ से भी तो कोई अक्षांश पास कर रहा होगा, यहाँ से तो एक अक्षांश पास कर रहा होगा। बोलो नहीं। तो ये जो अक्षांश यहां से पास करता है ये है आपका 8 डिग्री और 4 मिनट। कोई दिक्कत? जिससे पूछेंगे वो बताएगा। तुम ही बताओ सबसे कॉर्नर पे, नहीं सबसे कॉर्नर पे। अच्छा एक मिनट बैठ जाओ। अच्छा, ये जो पास करता है ये है आपका 37 डिग्री और 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? अब बताओ जी पीछे जल्दी। ये उत्तरी अक्षांश है कि ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के दक्षिणी अक्षांश?
ये 37.6 दोनों उत्तरी अक्षांश। बैठ जाओ बगल में। ये क्या लग रहा है, ये उत्तरी अक्षांश की दक्षिणी अक्षांश, और वो भी उत्तरी, ये ऊपर। अच्छा ये दक्षिणी होगा? नहीं, साउथ ऐसे होता है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, ऐसे होता है। अब बताओ कौन नीचे वाला? ऊपर बगल में। दोनों अलग अलग है कि सेम? क्यों? ये दक्षिण में है ना। कितने लोग लगता है कि सेम है? उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश एक ही जैसा है? अच्छा ठीक है, हाथ नीचे करो। कितने लगता है कि अलग अलग है? महान आत्मा अभी बता रहे हैं कि पृथ्वी ये जो है उत्तरी गोलार्ध में जितनी अक्षांश रेखा वो सब क्या है? उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो भारत तो कंप्लीट उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो ये भी आपका नॉर्थ लैटिट्यूड है और ये भी आपका नॉर्थ लैटिट्यूड। ये भारत के दक्षिण में है तो दक्षिणी अक्षांश, ऐसा कतई नहीं, गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये भारत का लैटिट्यूडनल विस्तार है कि यहां से यहां तक में इतने अक्षांश से इतने अक्षांश के बीच में भारत अवस्थित है। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो ना जस्ट। दैट्स इट, ये था पूरा आपका लैटिट्यूडनल लाइन, अक्षांश रेखा, टेम्परेचर कैसे मेजर वगैरह होता है, थोड़ा बहुत सारा बात समझ गए हैं। आगे अब जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएगा इसका सबका जितना लैटिट्यूडनल लाइन लिखाया गया सबका आगे इस्तेमाल होगा। इसलिए जितना लिखवाया गया उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्टिक वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त, 0 डिग्री, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हॉर्स लैटिट्यूड, अक्षांश किसे कहते हैं, कितनी संख्या है, ऊपर जाने से घटता है बढ़ता है, उसका डिस्टेंस कितना है, सारा बात एकदम कंठस्थ रट के कलाना है। ठीक है, आते हैं पहले 2-4 क्वेश्चन होगा, उसके बाद से आगे चर्चा परिचर्चा जारी रहेगा। कल पढ़ेंगे हम लॉन्गिट्यूड के बारे में और पूरी दुनिया में टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, ये पूरा आप कल कंठस्थ समझ जाएंगे कि भारत 5.5 घंटा आगे कैसे है और ब्रिटेन हमसे 4.5 घंटा पीछे कैसे है, ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे कैसे है, ऑस्ट्रेलिया से हम कैसे पीछे हैं, पूरी दुनिया में कैसे टाइम कैलकुलेट होता है, ये सब लॉन्गिट्यूडनल लाइन कल समझेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, इंटरनेशनल टाइम जोन क्या होता है, ये सारा कुछ कल आएगा डिस्कशन में। अब्सेंट न मारना, नहीं तो फिर परसों समझ में नहीं आएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल, चर्चा जारी रहेगा।